अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं इस नॉवेल्स कभी तो पास मेरे आओ जिसको तहरीर किया एमन नुमा ने, इसकी मैं किस नंबर 5 रीड करूँगी। तो चलें बढ़ते हैं इस किस की जानिब। वफ़ा ने तेज़ी से आओ देखा न ताओ देखा और टेबल पर रखा स्टील का गुलदान उठाकर शाह के सर पे वार करना चाहा, मगर शाहजहां ने मुस्कुराकर बहुत आराम से उसके हाथ से गुलदान लेकर बेड पर उछाल दिया। दहशत आंखों में होनी चाहिए, वफादार हथियार तो गली की चौकीदार के पास भी अच्छा लगता है। वह मखसूस हुआ जब वो महफूज हुआ जब वफ़ा को अपनी इज्जत खतरे में महसूस हुई। हवेली में मौजूद कोई भी अगर इस सिंदगी इंसान को इसके कमरे में से निकलता देख लेता था तो नया फसाना बन जाना था। जाबिर वो उसको किन नज़रों से देखता, उफ! उसने आगे वो सोचकर ही काँप उठी थी। चेहरे पर खौफ के असरात वाज़ेह थे। रात के इस पहर इसके रूम में एक गैर मर्द की मौजूदगी इसकी इज़्ज़त को खाक में कर देने के लिए काफ़ी थी। इसलिए इसने शाहज़मान के आगे हथियार डालने में ही बेहतरी जानी। ठीक है, आइंदा मैं कभी मज़ार पे नहीं जाऊँगी, अब तो चलिए आप चले जाएँ। आहा! अच्छा मज़ाक है, वैसे कल फिर तुम इसी जगह पर पाई जाओगी, मगर याद रखना मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो मैं क्या कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है अब तुम सुधर जाओगी, क्योंकि मैं अब काफ़ी बिगड़ चुका हूँ। अपनी ख़ास चीज़ मैंने बेच दी है तुम्हारी खातिर, और वो थी मेरी शराफ़त। शरीफ अगर आप जैसे होते हैं तो फिर बग़ैरत ही अच्छे। हँस के सब्र का पैमाना अबरेज़ हुआ। वो मज़ीद शाहज़मान की धोज़ा वो बर्दाश्त करने से इनकारी थी। शिश! इसके गुलाब की पनखड़ी जैसे लबों पे इसके अनकश शहादत रखकर मज़ीद बोलने से रोका। ठीक 2 माह बाद पूछूँगा अपने बेडरूम में है कि कौन हूँ मैं? वो ये जुमला कह के रुका नहीं था, चुपचाप खिड़की से कूद कर कमरे से जा चुका था। पीछे वफ़ा इसकी ना समझ में आने वाली आखिरी जुमले पे ही अटक कर रह गई थी। वो जब कमरे में दाखिल हुआ तो आज की सूरत-हाल कल की सूरत-हाल से थोड़ी मुख्तलिफ थी। कल मोहतरमा अपने होशो-हवास में छिपकर रोज़ा रखकर मिली थी, और आज मोहतरमा ने उर्सू लिबास तो दूर की बात ज्वेलरी तक उतारने की ज़हमत नहीं की थी। और आज की रात मोहतरमा इस तरह गधे घोड़े बेचकर ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही थी जैसे सदियों से सोई ना हो, और इसके रूम में रुखसत हो इसलिए तो आई थी कि नींद पूरी कर सके अपनी। ओ मेरे खुदा, क्या बेहतरीन इस्तकबाल हो रहा है तेरे बंदे का 2 दिन से। थोड़ा सा खिसिया गया, फ्रेश होकर सफ़ेद मलमल का कुर्ता शलवार ज़ेब तन किया और वो साइड पे आराम से सोई महमिल की तरह बड़ा था। मैरून और मस्टर्ड रंग के फ्राक और रोज़ी जोड़े लिबास में वो तमाम हशर सामानी समेटे बेखबर सोई। कामिल का दिल बेईमान कर कर इम्तिहान लेने पर आमदा थी। शायद थे कि नकोशतों नाक में लबों को छूती नत वो मुबस्सिस को देखा गया। गुलाब की पनखड़ी जैसे सुराब गज़ाब लब और पे सजी डीप रेड लिपस्टिक इसके दिल की दुनिया थल-पथल करने के लिए काफ़ी थी। आज पहली दफ़ा इसने महमल को इतने प्यार से सजे-सजाए रूप में देखा था। दिल था कि इसके वजूद ने अपने वजूद की थकन उतारने को बेताब हो चला था। इसकी ये बनाई हाथ व पैर ने तो जैसे कामिल का बचा-कुचा इत्मीनान रुखसत कर डाला था। खुदा का बहुत प्यारा तोहफ़ा हो तुम मेरे लिए मेमन, बस तुम पे ही पे ख़त्म हो जाता है मेरा गुस्सा भी, और मेरी तुम ही ये पे ख़त्म होती है मेरी मोहब्बत। बेशक इस दिल की धड़कन तुम हो मेरे। वह दोस्तानी बैठ के एसआईटी के साथ टेक लगाकर दिल ने अजब फरमाइश कर डाली इसको तकते रहने की। कामिल ने हाथ बढ़ाकर इसके गालों को छुआ था। इसकी नज़रों की तपिश थी या सरगोशी का असर, वो कचमचा कर उठ चुकी थी। घनेरी काजल और मेकअप से सजी पलकों में लबों में हैरत व हया समेटी थी जब नकोश में बुरकहा बौखलाहट खली। मत देखो मुझे यूँ, तुम इतनी नफरत से, यही वही चेहरा मैं जिसको तुमने कभी टूट के चाहा था। वो इसकी हिनाई हाथ को अपनी हथेली में लेकर नरमी से गोया हुआ। मैं नफ़रत आज भी आपसे नहीं कर सकती चाहने के बावजूद, बस शायद आपको और ख़ुद को आज़माना चाहती हूँ मैं। महमल का लहजा नम हुआ था। कामिल से इसकी मोहब्बत लफ्ज़ों में बयां होने वाला किस्सा ना थी। तुम मेरी धड़कन हो, मैं तुम्हारी रूह में हमी, अब तुम अगर हो तो मैं जाऊँ। कामिल ने बहुत मोहब्बत से इसकी ढलकी हुई बिंदिया को इसकी पेशानी पर ठीक से सजाया था। महमल आज इसको बहुत बिखरी बिखरी बेसुकून सी महसूस हुई। वो सोच चुका था कि इसके सारे इल्ज़ाम वो खंदा पेशानी से खुद पे कबूल कर लेगा, और हर सूरज आज वो इसके ज़हनी तनाव को ख़त्म करके दम लेगा। महमल इसकी बीवी थी, इसकी शरीक हयात, इसकी ज़ात से मिली ज़रा बराबर तकलीफ़ का भी जवाब कामिल को अपने रब को देना था। तो फिर वो कैसे अपने कल्ब में था हयात को तकलीफ़ बेकल्दा ना छोड़ सकता था। आज रिश्ते वही अगर रिश्ते वही का हमेशा कामयाब होते हैं जो दिल से जुड़े जाए, लेकिन ज़रूरत से नहीं। वो लेटे से उठना बैठना चाहती थी, लेकिन कामिल ने थोड़ा दबाव एक शाने पर डालकर इसको आराम से पुरसुकून रहने को कहा। अगर निभाने की चाह दोनों की तरफ से हो तो भी मैं भी रिश्ते खाक नहीं होते। बिगाड़ना और संवरना रिश्तों को हमारे इख्तियार में होता है। वो ठहर ठहर के बोला, तुम्हें पाना ही मेरी मोहब्बत नहीं बल्कि तुम्हारा एहसास मेरे जीने की वजह है। ज़रूरत तो किसी की भी वजह से पूरी हो की जा सकती है। कामिल उसको बाजू में भरकर फूलों से सजी सेज तक लाया और बहुत एहतियात से उसको बैक ग्राउंड से टेक लगाकर बिठाया। महमिल के अंदाज में पहले से मजम्मत नहीं रहती, या शायद कामिल के पाकीज़ा जिस्मों पे इसको यकीन आने लगा था। जो पिता खुश आइंदा था, बहुत प्यारा और अछूता एहसास था, धड़कनों को तल कर देने वाला।
तो फिर इस रिश्ते को क्यों जोड़ा जो मुझसे मोहब्बत के दावेदार हैं? तो क्या वो आपकी पहली चाहत आपकी बीवी नहीं थी? वो घुटनों के बल थोड़ी-थोड़ी जमा कर आपसे पूछ रही थी, आँखों अर्स नम हुए। कामिल बखूबी समझता था इसकी तकलीफ़ को। वो जानता था कि वो इसकी दूसरी बीवी होने के बाद तकलीफ़ में है। बस ये समझ लो कि मैं किसी को बहुत कड़े वक़्त में सहारा देने का बाइस बना हूँ महमल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो साहब कोई से बोला, वो मौज़ू पे मज़ीद बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मुख्तसर बात को समेटा। तुम मेरी ज़रूरत हरगिज़ नहीं हो महमल, तुम मेरी ज़िंदगी हो। वही सुनकर फुट-फुट कर रो दी। कामिल ने इसको अपने सीने से लगाए रोने दिया, बस इसकी गोश को थपकी देता रहा, जिसे अपने होने का एक एहसास बख्श रहा था। हो जाओगी मेरी मोहब्बत में मज़बूत, इसी तरह रांझी की मोहब्बत में लैला थी जिस तरह। कामिल ने लंगड़ा लूला शेर कह सुनाया, मज़बूत नहीं मजबूर, और लैला नहीं हीर खारा आगा। वो एकदम सर उठाकर गोया इतने प्यार से शेर का करा करम से सहा न गया, मगर कामिल की आंखों में लिखी तहरीर पढ़कर इसकी नज़रें एकदम झुकी थी। वो मज़ीद इसकी बोलती निगाहों से निगाहें मिला न सकी थी। नाजुक नाजुक उसकी प्यारी प्यारी सी मेरी जीने की आस हो तुम, इतना तो बता दो अपना राज हो। वो उसकी थोड़ी अपनी अंगश शहादत से ऊँची करके इस्तफ़ार कर रहा था। नहीं, नहीं बस मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ। अब वो गड़बड़ाई। हाँ, हाँ मेरी गोद में सर रखे सो जा, तभी सोने दूँगा। वो भरपूर अंदाज़ में इसको सटराने पर मुस्कुराया, इसको अपने साथ में लेता इसके लबों पे झुकता चला गया। तुम मेरे नए खरीदार हो ना? नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझसे एक कॉल कर से शादी करना अच्छा मज़ाक है। मैं मज़ाक नहीं कर रहा, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। मैं तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ? मैं कैसे अच्छी लग सकती हूँ किसी को जो तुम्हारी अब तक किसी की ज़िंदगी थी, मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। अपने फ़ैसले पे एक और दफ़ा नज़रसानी कर लो, जिसके के अंडर में काम करती हो, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं देगा। वो मेरा सौदा करेगा तुमसे। उम्मीद ने एक दफ़ा फिर से शहबाज को समझाना चाहा, मगर दिल कर गैरस्ती का सुनकर बहुत ही खुश हो गया था। ढेर सारे ताने बाने दिल ने बुन डाले थे। इंसान की इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना आसान भी इसका हक भी था। शहबाज अक्सर बाहर में आता रहता था। एक दिन इसको उम्मीद बुरी तरह भाग गई थी। फिर वो उसके लिए वहाँ रोज़-रोज़ आने लगा। शहबाज की माँ हिंदुस्तानी थी, जबकि बाप पाकिस्तानी, मगर शहबाज मग़रिब में पला बड़ा था। इसके ख़यालात ख़ासे खुले डुले थे, मगर कौन जानता था कि उम्मीद की ज़िंदगी अब आराम आएगा या नहीं। मैं किसी से डरने वालों में से नहीं शाहज़मान, तुम देखने जो मेरा मकसद है वो मैं पूरा करके ही रहूँगी। आज की रात, और अब ये काम मुझे जल्द से जल्द करना होगा। वो फ़ैसला कर चुकी थी, बस आज रात अमल करने की बारी थी। शाहज़मान वलीमे का फंक्शन अटेंड करवा के वॉशरूम रवाना हो चुका था। बस अब आपको इसको अपना रास्ता बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। अब इसको रात का इंतज़ार था जब इसने कब्र के अंदर का राज मालूम करना था। इसने मैं अपनी अम्मी और अब्बू को अपने अगले हफ्ते का आने का कहा था। वजह इसको इस बात की बुरी उम्मीद थी कि बस वो अपने मकसद व मंज़िल से बहुत करीब आ चुकी है। रात 12:30 बजे जैसे-तैसे वक़्त गुज़ार कर वो किसी न किसी तरह बाहर मौजूद पहरेदारों से चुप-चुपा कर निकल ही गई थी। हवेली सारा इंतज़ाम इसने प्लानिंग के तहत शाम ही में कर लिया था। अब बड़ी कामयाबी से वो हवेली से बाहर गई थी। 1 घंटा मुसलसल बगैर रुके चलते रहने से इसके पैर शल हो चुके थे, मगर बस इस पे तो जैसे पीर की इसलिए सामने लाने का जुनून सवार था। कुछ देर रुक कर साँस बहाल की और फिर चलना शुरू हो गए। टाँगा, रिक्शा वगैरह दूर-दूर तक कोई इस पथरीली सड़क पर नापे तक रहा था। इसको आखिरकार वो कब्रिस्तान के पीछे दरवाज़े से अंदर दाखिल हुई थी। खुद को काली चादर में अच्छी तरह से ढाँपने, वफ़ा बरगद के दरख्त की ओर से दबे पाँव हाथ में टॉर्च मज़बूती से थाम के बहुत मुतहद अंदाज़ में अपने मतलूबा कब्र की निशानदेही करने लगी। टॉर्च की मद्धम व दूधिया रोशनी में 2-4 कब्रों की खाक छानने के बाद आखिरकार इसको अपनी मतलूबा कब्र मिल ही गई थी। हाँ, यही है, इसी की तो मुझे तलाश थी। बिल्कुल हाँ, हाँ, आज मेरी तलाश पूरी हुई। हाँ, यही है वो। कब्र का कुतबा हटाने की मुसलसल कोशिश में रात के दूसरे पहर से अब रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। वक़्त बहुत मुख्तसर बचा है मेरे पास। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले-पहले मुझे अपना काम मुकम्मल करना है। हर सूरत आज ये काम हो जाना चाहिए लाज़मी। इधर-उधर नज़र दौड़ाने के बाद आखिरकार इसको थोड़ा फ़ासले पे रखा एक बेलचा नज़र आया। वो वफ़ा भागती हुई इसकी तरफ लपकी थी। आधे घंटे की अनथक कोशिश के बाद अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गई। आखिरकार इसने बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर कब्र का कुतबा अपनी जगह से उखाड़ कर दूर फेंका। कुतबा रखने की चंद लम्हों बाद ही एकदम कब्र में से एक रोशनी फूटी थी और वो कब्र चाक होती चली गई। चादर में लिपटी वफ़ा के चेहरे पे एकदम एक फाताना मुस्कुराहट उभरी थी। तेज़ी से दो कब्र के अंदर से झाँकती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। एक-एक करके वो अपना पूरा ज़ीना तय करने लगी। 32 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इसको बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। वो कुछ और भी आगे बढ़ी, मगर अंदर का मंज़र देखकर वो दंग रह गई। वो छोटा-सा तहखाना नहीं था, बल्कि अंदर तो पूरा गुप्त महल भरा मौजूद था। वफ़ा ने जल्दी से अपने पास में मौजूद मोबाइल कैमरे को ऑन किया और उसको पर्स के साइड पॉकेट में इस तरह फँसाया कि कैमरा बआसानी अंदर के तमाम मनाज़िर की रिकॉर्डिंग कर सकता था।
इस वक्त तकरीबन सभी लोग नशे में धुत पड़े थे, कोई सोफे पे तो कोई आड़ा टेढ़ा चुपचाप पड़ा था। वो सबकी रिकॉर्डिंग करती आगे बढ़ी। मस्जिद एक लंबी सी राहदारी को अबरू करती वो एक जाने की तरफ मुड़ी थी। दिल पर थोड़ा खौफजदा हो रहा था। जैसे वो अंदर कदम बढ़ाती जा रही थी, एकदम वो सामने का मंजर देखकर साकत से रह गई। एक कमरे के दरवाजे के पीछे इसके दाखिली हिस्से पे चील की तरह सलाखों की तरह का दरवाज़ा बनाया हुआ था, जिसके पहरेदार वही औरत दे रही थी जिसने इस दिन वफा पे एहसान अजीम करके इसको बड़ी जल्दी पीठ तक पहुंचाया था। वो औरत भी इस वक्त शदीद नाज़ाबना लिबास में नशे में धुत पड़ी कुर्सी पर बैठी थी। तो इसका मतलब है बहुत वाज़ेह था कि वो औरत हो जैसी कई औरतें मज़लूमियत का रोना रो के दूसरी मुसीबत की मारी औरतों से इनकी तकलीफ भुलाया करती थी और बड़े खुफिया तरीके से पीठ तक सारी मालूमात पहुँचाई जाती थी। इस औरत के पहुँचने तक जो बेचारी अपना टुकड़ा लेकर पेट से दम दरूद करवाने आई होती थी, मगर इस कमरे में तो नज़र आने वाले मनाजिम तो जैसे रफ़ा के रोंगटे खड़े कर डाले थे। जिसकी पहरेदार वो औरत थी, यही नहीं कतार दर कतार ऐसे कई कमरे मौजूद थे जिसकी पहरेदारी हर ज़बान की औरत दे रही थी, मगर इन कमरों में झाँकते रूह फ़ज़ा मंज़र को देखने के बाद वफ़ा जैसी लड़की भी लम्हा भर के लिए खौफ़ का शिकार हुई थी। कमरों में मौजूद लड़कियों को कुछ तो बरहना थे और उनके जिस्म पे नील पड़े थे, काफ़ी दर्दनाक। और इनमें से कुछ वो थी जिनके कपड़े फटे हुए थे। इनको शायद हुक्म की बजावरी न करने के ज़मीन पर औंधा लटा के हाथ और पैर को पुश पर लाकर रस्सियों से बांधा गया था। इसके बाद एक कमरा ऐसा था जहाँ 10 से 12 साल की बच्चियाँ मौजूद थी। इनकी हालत भी कुछ का अफसोसनाक न थी। आखिरी कमरे में पहुँच के तो जैसे वफ़ा का दिल ही फट गया। वहाँ नामों से लेकर ऐसी बच्चियाँ मौजूद थी जो मुश्किल से 5 साल की भी न थी। वफ़ा तो जैसे ही सब देखा बिल्कुल सट पड़ गई। सबसे ज़्यादा हौलनाक बात ये थी कि वो मासूम बच्चियाँ रोए चिल्लाए ना, इसलिए इनको ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसके पास वो किसी ज़िंदा लाशों की तरह ज़मीन पे अधमोई पड़ी थी और ज़मीन पे वो इंजेक्शन ढेरों की तादाद में खाली पड़े थे, चूँकि इन मासूमियों के खून में शामिल किया गया था। शर्मसारगी व दहशत के बाद वफ़ा से अपनी टाँगों पे खड़ा रहना दुश्वार हो रहा था। वो जल्द से जल्द इस जगह से फ़रार होना चाहती थी। तमाम सबूत जमा करके मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुके थे। खौफ इस कदर शदीद इख्तियार कर गया था कि इस खाली जगह से अब निकलना वो अगली ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला तय करने के मुतारिफ़ हो गया था। वो वहशत से चल नहीं पा रही थी, मगर अपने आप को ज़बरदस्ती घसीट रही थी। अभी इसने इस गुप्त महल का आधा हिस्सा भी ना देखा था, मगर शायद इससे ज़्यादा इसमें अब कुछ देखने की हिम्मत ना थी। वो तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती वापस कब्र के बाहर की जानिब ले जाने वाले रास्ते को तय करती। चंद सीढ़ियों से रह गए थे जब वफ़ा को खुली हुई कब्र का कुतबा वापस लगा था। पीर शाह साईं अंदर आता दिखाया दिया, जिसकी आँखों में अजब ज़हरीली सी चमक थी। वो चलते हुए बेतहाशा हँसते-हँसते वफ़ा के सर पे आन पहुँचा था। वफ़ा के सर के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़े वो पैर उसको वापस सीढ़ियों पे घसीटता नीचे जाती सीढ़ियों ऊपर करता चला गया, जो कि मारे खौफ की वफ़ा की चीखें तक हलक सकनम हिल पा रही थी। शहबाज़, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरी अंदर साँसें लेती औलाद आपकी नहीं है? कैसे नहीं कह सकता? उम्मीद ये है, ये मैं क्या मैं तुम्हारी पिछली ज़िंदगी का इल्म नहीं रखता? मगर शहबाज़, मैंने आपके साथ को पाने के साथ ज़िंदगी को लानत भेजी थी। वो सब मेरे लिए जितना अज़ियतनाक था, ये आप ही बेहतर जानते हैं। फिर मुझ पे बच्चा लेने का इल्ज़ाम क्यों? तुम जो भी कहो, ये बच्चा मेरा नहीं, बल्कि तुम जाओ इसी के पास जिसकी ये औलाद है। किसकी औलाद है शहबाज़, मुझे बताओ? वो उसके कॉलरों को अपनी मुट्ठियों में जकड़े ज़ाज़ानी अंदाज़ में चीखी। ओहो! मैं तो ये भूल ही गया था कि ये किसी एक की थोड़ी हो सकती है, न जाने कितनों का गंदा। इस वक्त कामिल, जो कि शहबाज का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ने के बाद बहुत बेहतरीन दोस्त और उसके बिल्कुल साथ वाले अपार्टमेंट में रिहाइश पसीज का पड़ोसी था, शहबाज और उम्मीद के दरमियान होती हुई तल्ख कलामी को सुन के चला आया था। 2-3 बैल के बाद शहबाज तनफर करते हुए दरवाज़ा खोला था। वो कामिल को देखकर बुतरान रोती कि अब इसके सामने वो कॉल करके नाम से मशहूर कर दी जाएगी। क्या हो गया यार, क्यों वो उम्मीद के ऊपर गरज रहा है? वो नरमी से मामले को सुलझाना चाह रहा था। तुम नहीं जानते कामिल, ये औरत किस कमाश की है? शहबाज ने झालत का मुज़ाहरा किया, जबकि उम्मीद रोती हुई अपने कमरे में भागी थी। क्या फ़िज़ूल बक रहे हो? मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी खराफ़ात। उम्मीद की पाज़िगी की तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? उम्मीद इससे इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शहबाज के बाद वो शुरू से इसका नाम लिया करता था। शादी को 6 माह का मुख्तर अरसा ही गुज़रा था। चंद दिन पहले तक वो कितनी खुश थी, आज इसके लिए बहुत बड़ा दिन था। जब वो अस्पताल से अपनी प्रेगनेंसी की पॉज़िटिव रिपोर्ट्स लेकर आई थी, उम्मीद को लगा था कि आज वो मुकम्मल हो गई है। शहबाज के सारे गुज़रने वाले पल इसके लिए ख़ौफ़ था। वो इस जैसी लड़की देखना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकती थी। मगर शहबाज ने इसको अपना नाम दिया था। इसको ज़िंदगी में हर एक खुशी मुयस्सर की थी, लेकिन आज जब वो शहबाज को इतनी बड़ी खुशी देने जाए थे कि वो 4 माह की हामिला है, तब शहबाज का जो चेहरा इसके सामने आया वो बहुत भयानक था। वो इसके वजूद में सांस लेने वाले नन्हे फरिश्ते को अपनी औलाद मानने से इनकारी था। तो तू बड़ा इसका हिमाती बन रहा है ना, तो इसका मतलब तेरी भी रंगीनी बास बनी है ये। शहबाज ने नाया इल्ज़ाम लगाया।
शहबाज ने नया इल्ज़ाम दागा, मगर कामिल के लिए इसकी कई बार जैसे दिल चीरने के लिए काफ़ी थी। वो रोती हुई उम्मीद को बेसहारा छोड़ने के बजाय शहबाज बुरी तरह घूसे और लातों से तवज्जो करने के बाद उम्मीद को अपने साथ ले गया और साथ ये भी कहना ना भूला कि मैं जा रहा हूँ इस स्टेशन। अब तू देख अपने बच्चे और बीवी पे इल्ज़ाम और तशद्दुद का क्या इनाम तुझे मिलता है। और हाँ, अब उम्मीद की तरफ आँख उठाकर मत देखना। सुबह 6 बजे के वक़्त दरवाज़ा ज़ोर से पीटा जाने लगा। बेडरूम का महमल थोड़ा-सा कसमसाई फिर दोबारा से सो गई। कामिल ने बहुत एहतियात से महमूद का सर अपने बिछाने से हटाया, बगैर आहट पैदा किए दरवाज़े की तरफ बढ़ने से पहले साइड टेबल पर पड़ी बनियान उठाकर पहनी और तेज़ी से दरवाज़ा खोला, वरना अनकरीब बाहर मौजूद शख्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसने से गुरेज़ न करता। बड़ा देर नहीं लग गया तुमको दरवाज़ा खोलते-खोलते कामिल। दरवाज़ा खुलते इसकी सामने मौजूद बाहर खड़ी तायम्मी ने बड़ी शान से चेहरे पे खरख्ती के साथ आँखों में चुभती हुई मैंने ख़याली सजाए किसी तफसीली ऑफ़िसर की तरह कामिल से पूछगिछ शुरू की। मगर ताईजान अभी तो सुबह का 6 बजे, अभी देर कहाँ हुई है? कामिल ने जवाई रोकते हुए नींद से भोजन लहजे में रजी नागवारी को छुपाया। कल शायद तुम भूल रहे हो कामिल, शायद तुम भूल रहे कि महमल अब इस घर की बड़ी बहू है। इसको अब से बहुत पहले फजर होते ही नींद को खुदाफिज कह देना चाहिए था। ताई बेगम की भरपूर कोशिश के अंदर कमरे के हालात की जानबीन कर सके, मगर कामिल किसी दीवार की तरह दरवाजे को आधे से ज़्यादा भिड़े और बीच में इस तरह से अस्ताया था कि दरवाजे के अंदर झाँकने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं देख सकती थी। ओ ताई जान, फजर में तो हम सोया है और हम अभी 2 दिन ही तो हुआ है हमारी शादी को। अब भला नया नवेला दूल्हा-दुल्हन तो अपनी जल्दी इतनी जल्दी उठने से रहा। आपको नहीं लगता है ताई जान कि ये कुछ नामुनासिब सा है हमारे को जगाना? फिर क्या कशमारा उठ गई है क्या? इसको भी आपने फजर के होते हुए उठा दिया? कामिल ने ताई अम्मी के सवाल के बदले में सवाल दागा। इसको तभी तो चढ़ गई थी ताई अम्मी की इस अंदाज़ और ताक-झाँक करने पर। बड़ी मुश्किल से वो लहजे को पुरसुकून बनाया। ताई बेगम के तशवीशी सवालात का जवाब दे रहा था। हटो रास्ते से, तुम ये क्यों बार-बार भूल रहे हो कि ये लड़की एक नौकरानी की बेटी और तुम्हारी शादी इससे इंतकाम लेने की गर्ज से किया गया है, तो फिर तुम कैसे इसको अपने सर का ताज बना सकता है? पहले तो ताइय्यम बेगम सटराई कामिल के इतने बेबाक जवाब देने से, लेकिन जल्दी दोबारा अपनी खौफ मिटाते शुरू हो चुकी थी। हटो हमारा रास्ते से, हम इसको लेकर ही जाएगा। बाहर कपड़ों का ढेर लगा, इसको धोना होगा। वो बस जिद्दी कि मैं मेरे को लेकर ही वापस रवाना होगी, मगर कामिल हर किस भी माइंड से टेम्परेचर के होते हुए इसको खुले हवेली के कोने में बने लॉन्ड्री एरिया में भेजने का रवादार नहीं था। घर में बहुत दर्जनों की तादाद में मुलाजिम मौजूद है, किसी से भी आप ही काम ले लो। मैं मतलब कामिल हैदर खान की बीवी है, इस हवेली की इज्जत और मेरी आने वाली नस्लों की आमीर। मैं कामिल हूँ जिसकी परवरिश मुज़न्ना ने की है। मैं औरत को पैर की जूती नहीं समझ बना सकता। हमारी बीवी हमारी मलका है ताईजान। और बदला कैसे और कौन-सा इंतकाम की बात अब हमसे करता है? वो गुनहगार तो कशमार है। जाओ जाकर ताईजान उसको जगाओ। हम अभी अपनी दुल्हन के साथ सोएगा और अब दोबारा हमको जगाकर परेशान मत करना। हम इलाके का होने वाला आका है, ये तो तुम जानता है ना। अब चलो जाओ ताईजान हमको सोने दो। शाबाश! कामिल ने अपनी ख़ास ज़बान में कहते के साथ ही दरवाज़ा ताईजान के मुँह पे बंद कर दिया। इनको इन्हीं के अंदाज़ में डील करना इसकी मजबूरी थी। आज पहली दफ़ा इसने इस तरह से ताई से बात की थी। वो जानता था कि ताई बेगम बाहर जाके शदीद किस्म का बलबला मचाएँगी, मगर उसको किसी की परवाह ना पहले थी ना और आज थी। इसको सिर्फ़ अपनी माँ और बीवी के लिए आसानियाँ पैदा करनी थी और अपने इलाके के लोगों के लिए ढेर सारे काम सरअंजाम देने थे। हवेली के उसूलों को बदलना बाकी रही आगे हवेली की बात, तो इसके मकीन जिस कदर खुद परस्त थे वो बचपन से देखता आ रहा था। हैरत तो इस बात की थी इस घराने का ताल्लुक ख़ानदान से था और ख़ान ज़ात के लोग अपनों के ऊपर मर मिटने वाले ना जान निछावर करने वालों में से होते थे। अपनी इज़्ज़तों की हिफाज़त करना, अपनी औरतों को आला मुकाम देने के साथ गैर की औरत को भी बुरी नज़र उठा के देखना इनके लिए अपनी तौहीन होता था। पठान ज़ात ऐसी ज़ात थी जो बेहद खुददार और दिल में खुदा पैदा करती थी, मगर इसकी ताई साहबा के हालात ऐसे थे कि ना तो खुश रहती थी और ना दूसरों को खुश रहने देती थी। मुझे ना आके जगाती तो समझ भी आता, लेकिन ताई का कमरे में आकर जरा करना कामिल को खौला गया था। ताई बेगम कामिल को चोर का गुलाम और बेहया कहती अपने काल पर उठते रवाना हो चुकी थी, मगर कामिल को इनकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। महमल की आँख किसी की तेज़ तर्रा आवाज़ से खुली थी। इसने फट से आँखें खोल दी। पहले-पहल तो वो सूरत-हाल को समझ ही ना सकी थी, मगर जैसे ही कामिल को दरवाज़े में रुकावट बने देखकर ताई बेगम के साथ हमकलाम पाया, वो दोबारा से आँखें सख्ती से मीच गई। दिल में एक धड़का सा लगा था कि कहीं कामिल अभी पलटेगा, उसका हाथ पकड़ के उठाएगा और बेगम के सामने खड़ा करके कहेगा कि जाओ और जाके मेरी ताईजान का हुक्म मानो। वो यही समझ रही थी कामिल का मकसद गुज़री शब पूरा हो चुका था। इसने इसको तस्लीम कर लिया था। इसके वजूद पे अपनी हुक्मरानी जमा ली थी और अब जब इसका मकसद पूरा हो चुका है, तो वो इसको किसी टिश्यू पेपर की तरह हवेली के बाकी
बाकी मर्दों की जैसे ही डील करेगा। मगर इसकी सोचों के बरक्स वो इसके लिए ताई बेगम से टक्कर मोल लिए वहाँ खड़ा था। कामिल के दरवाज़ा बंद करते हुए एक दफ़ा फिर से ऐसी सोती बन गई जैसे किसी बात का इल्म ही ना हो उसको। वो लैंप की हल्की रोशनी जलाकर बैठकर राउंड से टेक लगाकर बैठ गया और महमल के सर पे बेख्याली में कुछ सोचते हुए उंगलियां चनाने लगा। कुछ पल ही सर किए थे जब महमल को दोबारा नींद की आगोश ने आँख घेरा। कामिल की उंगलियों के नरम पोरों ने इसके दुखते सर दर्द को ऐसा सुकून बख्शा कि वो मुकम्मल तौर पर सुकून हो गई। वो एक दफ़ा फिर से गाफिल हो चुकी थी जबकि कामिल लैंप की लाइट ऑफ करता शावर लेने के बाद अपनी स्टडी रूम में चला गया। महमल की नींद खराब होने के ख्याल से वो ड्रेसर के सामने खड़ी अपने नम बालों को सुलझा रही थी। इसके हर अंदाज से बौखलाहट ज़ाहिर थी। दिन चढ़ा आया 11 बजे के बाद वो उठी थी। कामिल को बेडरूम में ना पाके कुछ दिन पुरसुकून हुई, वरना रात के बाद कामिल का सामना करने से शदीद हिचकिचा रही थी और दिल में तैयार कर लिया था या तो आज खौफ जाना के रूम जा कि या तो आज खौफ जाना के रूम जा सोएगी या जाना को अपने रूम में लेकर आ जाएगी। शीशे में अपने अपने सरापे पे एक नज़र डालने के बाद दोबारा निगाह उठाने की खुद में हिम्मत नहीं कर पा रही थी। काबिल की बेपनाह मोहब्बत ने इसको एक रात में अनोखा सा बेया मिलन का रूप बख्श डाला था। कमरे से बाहर जाने की खुद में चाह कर के हिम्मत पैदा ना कर सकी थी। खौफ था कि ताई बेगम और बाकी के घर वालों का सवाल क्या जवाब देगी। अचानक इसको कामिल की गैर मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हुआ। अगर इस वक्त उसके आसपास होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उफ पूरी फंसी हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझाई नहीं दे रहा था। वो रो देने को थी जब बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर कामिल जाना के साथ अंदर दाखिल हुआ था। लाइट पिंक कलर के मुकामी लिबास में मुकामी ज्वेलरी पहने पुष्प बाल बिखरे हुए चेहरे पे 12 बजे रूनी सूरत बनाए खड़ी थी। लगता है जाना आपकी मम्मा जान हमें बहुत मिस कर रही थी। अभी तो देखो आपकी मम्मा जान के चेहरे पे अंधेरी रात के असरात मौजूद हैं। वो बात बजाय महमल की मेहंदी और जुल्ली को पूरे इश्तियाक अंदाज में छूती जाना से बात कर रहा था, मगर लहजे की मैंने ख्याजी और आंखों में नाशी शरारत को महमल बखूबी समझ रही थी। कामिल की गहरी निगाहों से सपटा के वो गुलनार हुई बची जाना से ऊट पटांग बातों में लग चुकी थी। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कामिल आगा खुद को पूरा एतमाद जाहिर करना चाहा, मगर इसके लहजे की लड़खड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि कामिल का बेसाख्ता कहकमा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। तुम्हारे इन हसीन लबों पे मेरा नाम, वाह मेरे अल्लाह तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। वो ठंडी आँखें भरता हुआ बेड पर सीधा कर चुका था, जहाँ अभी महमल जाना को लेकर बड़े मज़े से बैठी थी। क्या आ चुकी है बाबा जान? जाना ने महमल की चूड़ियों से खेलते हुए मासूमियत से पूछा। कुछ नहीं बेटा, आपके बाबा जानी को अकल आने की बजाय महमल ने हिसाब बराबर करना चाहा, मगर कामिल ने इसकी बात मुकम्मल से पहले बीच में ही उचक ली थी। बजाय अकल आने की जानब बच्चे किसी पे दिल आ गया है। वो महमल को गोरियों की परवाह किए बगैर पटरी से उतर रहा था। माना क्या आप मोहब्बत अंधी होती है, मगर बच्चे बहुत होशियार। कामिल आगा एहतियात कीजिए। वो जब चबा कर बोली जाना की मौजूदगी में कामिल मसीह फैल रहा था। बाबा जानिए आपको पता है जाना महमी के साथ ही सोंगी कल रात को जाना डर गई थी ना। जाना ने महमिल की तरफ देखा ऐसे मासूमियत का जैसे कामिल की मालूमात में इजाफा कर रही हो। है कामिल की आंखें हैरत के बाद पूरी पूरी वार हुई, जबकि महमल अब की बार अपनी फाते पे दिल खोल कर मुस्कुरा दी। सही कहा था ना मैंने, मैं भी ऐसा ही कहना था ना। जाना का कहा अगला जुमला सुन के नाम की तो गोया स्ट्रेच हो गई। इसने पूरी की पोल ही खोल डाली थी। कामिल रुक और महमल शौक। हम इतने भी बेखबर नहीं कि टाक भर की चौकरी के हाथों बर्बाद हो जाए। पीर ने इसको एक झटके से धक्का दिया जिसके बायस वफा बुरी तरह से दीवार पर से जा टकराई। तुम लोग काफिर हो, यजीद बने हुए। सुना तुमने, तुम इंसान नहीं हैवान हो जो इज्जत से अपने घरों का चूल्हा नहीं चला सकते, हलाल की रोटी अपने जिगर के टुकड़ों को नहीं खिला सकते हो। तुम लोग ये हराम कामों को करके अपनी कब्रों के आगे आंख ठहका रहे हो। इसका गुप्त खाने में तुम्हारी कब्रें मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम लोग बर्बाद होगे बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मासूम लोगों की इज्जत का जनाजा निकाल के हराम कमा के खुद भी खाते हो और अपने से मुंसलिक अजीज़ों को भी वही नाजायज़ खिलाते हो। तुम क्या समझते हो तुम ऐश करोगे हमेशा? नहीं, तुम लोग बर्बाद होगे। मेरा खुदा तुम लोगों की रस्सी बहुत जल्द खींचेगा। इस दिन तुम लोग सब नस नाबूद हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला। वो ज़हनी अंदाज में चलाई जबकि इसका सर दर्द से बुरी तरह चकरा रहा था। दीवार से चोट लगने की वह बाइस सर फटा तो नहीं था, मगर सर में दर्द की बांसुरी से उठ रही थी। मैं अगर काफिर हूँ तो क्या बहुत ज़्यादा अकल वाले हो तुम लोग? क्यों अपनी जवान जहाँ बेटियों और औरतों को मेरे हवाले करके तना छोड़ जाते हो? मैं अगर हराम खाता हूँ खिलाता हूँ तो तुम लोग कौन से बहुत पाकबाज गैरतमंद हो? क्यों गैर मर्दों के पास अपनी इज्जतों को नीलाम करवाने के लिए सरेआम भेजते हो आंखें पे पट्टी बांध के? पीर ने वफा की तमाम सवालों का खूब देकर पी सफाके से कहकमा लगाकर हंसा। पप्पू और मेरे पोपट जरा अपना दीदार तो कराओ मुझे। कहाँ था तू इतने दिनों से? पी ने जोर से आवाज़ दी। साईं आपने याद किया और मैं हाजिर। कहाँ जाऊँगा साईं, मैं तो आपके टुकड़ों पे पलने वाला गुलाम हूँ। बस 2 दिन से बुखार में पड़ा हुआ था, इसलिए हाज़िरी ना दे सका। पप्पू ने गहरी नज़र से 5 से पीले हुए दाँतों की नुमाइश की। वफ़ा को देखते हुए
चलो अच्छी बात है, आज तो तुम काम के वक़्त मौजूद हो, वरना ये सारे नकारे तो बस बीपी के डेरे पड़े रहते हैं। पीर ने पप्पू को कहा जो कि 2 दिन से गायब था। अभी पीर की इमरजेंसी में फ़ोन करने पे वो जैसे चिराग की जिन की तरह दौड़ता चला आया। पीर ने कोने में मरा तड़ा पड़ा शेरदिल को देखकर ज़ोर से पेट पर लात मारी। शेरदिल रंडारी में ही बलबलाकर दोबारा टर्न हो गया। दूसरी तरफ वफ़ा थी, इस चीज़ की आँखों में हल्के कर टाटे मारता समंदर मौज़ूद था। पप्पू को आज़ाद अपने सामने खड़ा देखकर इसकी आँखें फटी की फटी रह गई थी। इसका मतलब पीर ने इसको भी आज़ाद करवा लिया था अपनी तरह इस्तेमाल करके किसी न किसी तरीके से। वो सहम कर सोच के रह गई थी, जबकि पीर अब भी पप्पू से मुखातिब था। हाँ, हमें पता है तुम हमारे वफ़ादार हो, ये सब नमक हराम इस वक़्त पड़े सो रहे, रात भर पहले अपने जिस्मों की प्यास बुझाते हैं, इसके बाद हम फिर सीनों को ठंडा करके पड़े रहते हैं। नकारा है सारे के सारे, इनका तो कुछ न कुछ अब करना ही पड़ेगा। आहूँ साहिब, फ़िक्र न करो, जब पप्पू दी पोपट मौजूद है तो आपको किसी बात के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम हैं तो फिर गम नहीं है साईं, वो आजिज़ ही बोला। हाँ, हाँ, ठीक है, जाओ इसको सबसे पीछे वाले कमरे में बंद करो, जिधर कोई भी नहीं है, इसकी अकल ठिकाने लगाओ, फिर इसके बाद हम इससे मिलते हैं तफ़सीली मुलाकात करने के लिए। इस कंचे से सबसे पहले हम खेलेंगे। पीर ने वफ़ा पे अपनी गलीज़ नज़रें जमाई और वफ़ा के गाल को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया था, वफ़ा ने जल्दी से पीछे हट के हकारत से पीर को देखा और उसके इसी हाथ को खींचकर इस पे थूक दिया। ये है तुम्हारी औकात, मुझे छूना, तुम जैसे गलीज़ इंसान को मैं अपने बच्चे थाली में सजा के पेश नहीं करूँगी। समझे? मर जाऊँगी मगर तुम्हारे गलीज़ इरादों को अपने बच्चे से पूरा नहीं होने चाहिए। वो अपनी ज़बान से एक जाने के दर पे थी। पर्स में रखी छुरी उठाकर अपनी शहर के करीब रखी झट से। अरे ओ कुटनी, तेरी इतनी मजाल कि तूने पीर साईं के सामने इतनी बड़ी गुस्ताखी की। चल उठ बुलबुल, मैं तुझे मज़ा चखाऊँगा। अब पप्पू ने पीर के आगे बढ़ने से पहले ही वफ़ा के हाथ से छुरी झपटी थी और उसको संभलने का मौका दिए बगैर इसका पर्स अपने कब्ज़े में किया और मछली की तरह गुस्से में बेकाबू फड़फड़ाती वफ़ा को अपने शाने पर औंधा डाला। वफ़ा को अंदर के तार में बने के कमरों की तरफ शाने पर डालकर पड़ते हुए मुखातिब अभी भी अपने पीर से ही था। वफ़ा की किसी किस्म की मज़म्मत पप्पू के हौसलों को पस्त न कर पा रही थी। वो बस पीर के हुक्म की तामील करने में मगन था। वफ़ा को लगा जैसे वो क़यामत आने को है। हाँ, इसको ले जाओ, इसकी अकल ठिकाने लाओ, ऐसा ना कि वो उसको हमें दूसरे काम में लगाना पड़ जाए। पीर साईं, आप बेफ़िक्र हो जाइए, मेरी ज़िम्मेदारी है अब। मैं इसको बताऊँगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना, इसको मैं ठीक कर दूँगा। सारे कसपल इसके मैं निकाल के ही दम लूँगा। पप्पू ख़बासे से हँसा था पीर को देखकर। कामिल रौक महमद शौक़, ओहो! इसका मतलब आप रात में बिल्कुल नहीं डरती हो, मेरी बहादुर बेटी हो ना? जी बाबा जाना, बाबा जानी, जाना बहुत बहादुर है, मम्मी बहुत डरती है ना। जानो की घोर अफ़साने में मलकी तो सही मायनों में इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो रही थी, जबकि गाँव में तो जैसे आज जाना के ज़रिए तमाम राज़ों को जानने पे तुला हुआ था। चेहरे पे शरीफ़ सी मुस्कुराहट रखसा थी। चलो जाना, हम दोनों जो है ना दादू जान के पास चलते हैं आपके, फिर वहाँ जाके हम खेलेंगे। घबराहट में वो खेलने की बजाय फेलेंगे बोल गई थी, मगर हमने इसका ये जुमला भी फ़ौरन उचक लिया। नहीं जाना बच्चे, आज आप लोग नहीं खेलेंगे, बल्कि जाना आज आपके खेलेगी दादू के साथ और मैं फेलूँगा मम्मी को, फिर मेहनत से मुझे समेटना होगा। कामिल ने मेमल की तरफ देखा एक पैर, फिर ज़ोमैनी जुमला उछाला। वो उसकी नज़रों की ताब न लाते हुए वहाँ से मुकम्मल फ़रार होने के तरीके सोच रही थी। पहला प्लान तो जहाना ने बड़े मज़े से फ्लॉप कर दिया था, अब दूसरे पर उसने बड़ी होशियारी से अमल पैरा होना था। क्या कहा जा रहा है? क्यों भाई दादी जान को क्यों याद आ गई है? मुज़ना बेगम थाल में नाश्ता सजा मुलाज़मा के साथ दरवाज़ा खोलते के फिर भी हल्का सा नो करके अंदर दाखिल होते हुए मुस्कुराते हुए पूछने लगी थी। मैंने सास को सामने देखा, झट सर पे धरती से दुपट्टा उड़ा और दब से सलाम किया। जीती रहो, खुश रहो, सुहागन रहो, अल्लाह तुम्हारी गोद जल्दी हरी करे बच्चे। मोज़न ने आगे बढ़कर इसको गले से लगाया और माथे को बूसा दिया। आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। जाना ने भी बाप की हाथ उठा के नकल उतारी। कामिल ने हाथ लगाई, बहुत ज़ोर से आमीन कहा था, जिस पर मोज़न ने इसके शाने पर चपत तस्वीर की और मैमल को मोहब्बत पाश नज़र से देखा, जो बुरी तरह हया व खौफ से ब्लश कर रही थी। खबरदार जो मेरी बेटी को परेशान किया तो याद रखना, ये पहले मेरे लिए अहम है। अब तुम बाद में दूसरे नंबर पे आ गए हो बच्चे जी। ये तो फ़ाउल हुआ अम्मी जान, ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है अपने इकलौते जिगर गोशे के साथ। हाय! कामिल की ठंडी आँखें भरना बंद करो, खबरदार अब जो ओल-चोल कोई भी बात की हो तो कान से पकड़ के कमरे से बाहर निकाल दूँगी। मुज़न्ना बेटे को घूरी से नवाज़ा, जबकि पोती गोद पे चढ़ चुकी थी और अपने गालों पे दादी से चटाचट तैयार करवा रही थी। दादू आज आप भी, मैं भी और मेरे साथ ही सोएँगी ना? हाँ, जाना एक दफ़ा फिर शुरू हो चुकी
थी। महमल तो जाने की बात सुन के हमारे खौफ से कि बेहोश होने को थी। मतलब कामिल के बाद अब जानो को इसको सांस से भी हार फूल पहनाने की तैयारी में था, जबकि जानो की बात पर कामिल ने पहलू बदला, खुशी से इसका दिल भंगड़ा डालने को था। अब इसने अपनी हंसी जब करना माहौल हो रहा था। जियो मेरी दिल की कुर्दी जिगर पपड़ी जाना बच्चे, वो हल्के से बड़बड़ाया मगर बड़बड़ाहट इतनी ऊंची थी कि महमल आसानी सुन सकती थी, जबकि मुझे इग्नोर कर गई जाना की बातों को और महमल की तरफ मुतवज्जा हुई। ओ महमल बच्चे, तुम इतनी सर्द क्यों हो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी बच्चे? मुझे देखकर तो मोहतरमा वैसे ही आप से बाहर होकर सदबुद खो बैठती हैं। आप तबीयत की बात कर रही हैं? कामिल दिल में सोचता महमल के करीबी बेड पे जगह बनाकर बैठ गया। तुम दुनिया की सबसे हसीन तरीन बीवी हो। मेरी तुम्हारे हुस्न को खराशतीन से तहसीन बख्शना मुझ पर फ़र्ज़ है। माँ साई को देख के कामिल ने मौके से फ़ायदा उठाकर बहुत अमीर में सरगोशी की थी, मगर इतनी बुलंद सर थी कि महमल बस आसानी सुन सकती थी। महमल का चेहरा यका गुलाब की पनखड़ी की मानो सुर्ख हो रहा था। वो बेदर्दी से अपने लबों को दांतों तले कर चलने लगी, जैसे फरार की राह ढूंढ रही हो, मगर माँ साई के सामने ये नामुमकिन था। मुझे लगता है ब्लड प्रेशर लो है। कामिल किसी महताब की तरह महमल का यकता हाथ अपने मजबूत हाथ में कैद करके उसके बुकलाए और सुरख चेहरे को देखते हुए मैंने ख्याजी लहजे में बोला, नहीं नहीं माँ साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सुबह का नाश्ता नहीं किया था इसलिए शायद तबीयत कुछ निढाल है। वो सब उठा के जल्दी से गोया हथेली में पसीना फूट रहा था। कामिल की बढ़ती हुई शौकिया इसका दिल बंद करने को थी। अरे बेटा, तुझे कैसे पता है कि धीरानी का बीबी लो है? माँ से हैरानी से गोई, जबकि महमल का दिल चाह कि किसी तरह कामिल की बोलती नजर से ओझल हो जाए। वो क्या है ना कि मेरी मौजूदगी में मेरी ज़ौजा मोहतरमा का बीपी हमेशा लो ही रहता है। अभी कमरे में हंसी मिजाज का माहौल पैदा हुआ था जब मुलाजमा ने आके रूह अफ़ज़ा खबर सुनाई। वो मौजूद सब नफूस को जैसे सांप सूंघ गया। हवेली में शोर मच चुका था कि वफ़ा गायब है। कामिल और जावेद पागलों की तरह वफ़ा की तलाश में इधर से उधर निकले हुए थे। ताई और दादी बेगम ने अलग ही वलवला शोर मचा रखा था, जबकि मुद्दा चाय नवाज बिछाए बस वफ़ा की असमत और इज्जत की बका के लिए दुआ कर रही थी। महमल भी परेशान सी मुन्ना के साथ बैठी थी। वफ़ा की गुमशुदगी का भी इल्ज़ाम दादी और ताई बेगम ने इसको ठहरा दिया था। मुन्ना के कमरे में जाना को साथ लगाए वफ़ा की खैरियत की दुआ करने में मशगूल थी। अपने रब के हुज़ूर जानती थी अब की बार इसकी सज़ा ज़िंदा दरगोर होना होगी। ताई बेगम ने तो हवेली की पिछली तरफ मौजूद कब्रिस्तान में इसके लिए कब्र तक खुदवाई थी। मुन्ना ने लाख समझाने के बावजूद भी वफ़ा के घर वालों को अभी तक वफ़ा की गुमशुदगी की खबर ना दी गई थी। इसके माँ बाप को इन्हीं की बेटी की बात बताया नहीं गया था। उम्मीद भाभी आप यहाँ रहिए मेरे पास, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं आपका हमेशा साथ दूँगा। उम्मीद कर अल्लाह ताला ने बेटी की नेमत से नवाजा था, मगर इसकी पैदाइश के बाद वो बीमार रहने लगी थी। टेस्ट करवाने के बाद रिपोर्ट्स में पता चला इसको एड्स हो चुका है और ये काफ़ी अरसे से है, जिसकी पकड़ डॉक्टर ने अब की थी। वजह उम्मीद की लापरवाही थी। वो अपनी ख़राबी तबीयत के बावजूद भी पूरी प्रेगनेंसी में एक दफ़ा भी डॉक्टर के पास नहीं गई। बस डिलीवरी के टाइम कामिल इसको लेकर गया था और जाना को लेकर वो दोनों वापस आ गए थे। उम्मीद ने इस वक्त भी अपना कोई टेस्ट ना करवाया था, बस जो ज़रूरी टेस्ट इसके उस वक्त वही हुए। जान का ख़्याल भी कामिल ने रखा। उम्मीद अब भी ज़िंदा थी, मगर वो अब्रॉड में ही अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, जिसका खर्चा कामिल पाबंदी से हर माह भरपूर भेजता रहता था। अब इसका इरादा था जाना और मेमन को साथ ले जाके उम्मीद से मिलवाने का, मगर वो ये रात हमेशा रात रखेगा। जाना इसकी बेटी नहीं है। उम्मीद का तारुफ मेमन से एक दोस्त की हैसियत से करवाएगा, ये वो सोचे बैठा था, क्योंकि ये वादा इसने उम्मीद से लिया था कि इस बात को ताउम्र निभाएगा और जब तक जाना को इसका हमसफ़र नहीं मिल जाता तब तक चाहे तो ये रास रखे, वरना शादी के बाद इसके बता दे। मगर कामिल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। या शाहज़मान, बहुत बड़ी बात हो गई है। वफ़ा गुमशुदा है, सुबह हमें पता चला है। इसका अब तक कुछ मालूम नहीं हुआ। सुबह से शाम हो चुकी है। जाबिर ने शाहज़मान को फ़ोन मिलाया। जानता हूँ मगर अब वफ़ा को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, मगर वफ़ा अब खुद फँसी है, इसको निकलना भी खुद होगा। शाहज़मान ने जाबिर को कहकर फ़ोन बंद किया, क्योंकि दूसरी तरफ एक और कॉल आ रही थी। इस सिलसिले में छोड़ो मुझे द छोड़ो मुझे दरिंदे ज़लील इंसान, वफ़ा मेरी हुई शेरनी की तरह इसके ऊपर पर झपटी थी। खुद को छुड़ाने के लिए बस नहीं चल रहा था कि पप्पू का मुँह नोच ले। हो, एक तो तुम मुझे इतने पोपट किस्म के नामों से पुकारोगी तो मैं पीठ से पहले तुम्हारा शिकार कर लूँगा। वो बहन कहकर एकमा लगाकर ज़ोर से हँस दिया। वफ़ा को ज़ेरी-सी छू गई दिल में वहम वसवसों ने एकदम डेरा जमा लिया, लेकिन फिर एकदम कहीं दूर से इसके बाप की भली-सी आवाज़ गूंजी थी इसके कानों में। इज़्ज़त और ज़िल्लत देना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। किसी के चाहने न चाहने से हम बर्बाद या फिर आबाद नहीं हो सकते। मेरी गुर्बत तुम खुद पिंजरे में कैद होने रात अंधेरे में आसमान से उतरती चली आई ज़मीन तक, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरी झोली में तो खुद किसी पके हुए फल की तरह तुम आके गिरी हो। अब बस मुझे इस फल के खट्टा मीठा होने से लुत्फ़अंदाज़ होना है। पप्पू ने वफ़ा को सामने रखे सिंगल बेड पे ज़ोर से पटका और खबासी से मुस्कुराने लगा। इसको ऐसी नज़रों से देखे जैसे वो वाक़ई कोई फल हो या पप्पू को इससे भरपूर इंसाफ़ करने के लिए दे दिया गया था। तुम्हारे पैरों को काटते वक़्त
काटते वक़्त बहुत वरेब आ चुका है, और क्या है ना कटौनी, अब ऐसा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो एक कदम बढ़ाता है इसकी तरफ बढ़ा, मगर वफ़ा इस कदर बेखौफ़ हो चुकी थी कि अब इसको पप्पू की जान लेने से भी कोई रोक नहीं सकता था। तुम मेरे पैरों को क्या काटोगे? मैं तुम सबको जेल की सलाखों में पहुँचा कर ही सुकून का साँस लूँगी। मेरी मौत से पहले तुम सबको वाक़ई मौत को गले लगाऊँगी, और वो ऐसी दर्दनाक मौत, ऐसी मौत दिलवाऊँगी कि तुम जैसे कि रूह तक काँप जाएगी ये सुन के। वो अनकर शहादत बुलंद करके बोली, आँखों से इसकी गुस्से की शरारे फट रहे थे। ख़याल था तो बस वाक़ई घरों में कैद मासूम ज़िंदगी को बचाने का, मगर तमाम तर ब रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन इसके पास एक सहारा मौजूद था, वो था खुदा का, जिस पे इसको मुकम्मल यकीन था। वो कभी भी इसको बेयारन मददगार नहीं छोड़ेगा। अपनी इज़्ज़त व असमत की हिफाज़त ने आने से पहले ही अपने रब की सुध कर डाली थी, तो वो भला कैसे इसकी हिफाज़त ना करता। पहले खुद तो बच के निकल जाओ मेरी बुलबुल मेरे पिंजरे से। वो इसके ऊपर झुका, तुम दुआ करो मैं बच के ना निकल सकूँ, वरना तुम सब रात दिन मरोगे, भीख माँगोगे, माँगते रहोगे। मैं तुम लोगों से तुम्हारी मौत की लिए वफ़ा की इस कदर बेखौफ़ी से बात करने से पप्पू ने एक ही जिस्म में अपने एक हाथ से वफ़ा के जबड़े को दबोचा था और दूसरे हाथ की मुट्ठी में इसके बालों को। लड़कियों को एक हद तक बहादुर होना चाहिए, वरना इससे आगे पप्पू दी पट का काम शुरू हो जाता है। वो मुकम्मल पप्पू के हिसार में थी। वफ़ा एकदम बेतरह खाँसी उठी थी। एक तो पप्पू की गिरफ़्त इतनी मज़बूत थी कि वो तकलीफ़ से दूरी हो गई थी, जबकि इसके मुँह से उड़ती नागवार बदबू वफ़ा के नथों से टकराते वफ़ा को ऐसा लगा जैसे कि वो बेहोश हो जाएगी। पप्पू इसके नाकाबिले फ़हम तसर्रात चेहरे पे सजा इसके इस कदर करीब हो चुका था। इसके वजूद और मुँह से आती बदबू वफ़ा की बर्दाश्त से बाहर था। दूर हटो मुझसे ख़बीस इंसान, तुम्हारे जिस्म से उठती ख़ालिस बदबू इस बात की गवाह है कि तुम्हारा पसीना भी तुम्हारे कबूल करने से इनकारी है। वो चेहरे को पीछे करने की कोशिश करती, मगर पप्पू के हाथ में बाल पूरी तरह से झगड़े होने के बाद ये नामुमकिन था। आहा! अब अपनी तारीफ़ क्या मैं करूँ? मेरी छम्मो जानेमन, अभी जिससे तुम मिली हो ना बाहर, इस पीढ़ी से भी 10 गुना ज़्यादा हरामी हूँ मैं। ये समझ लो तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा कमी है। कहने मरे थे तब मैं एक पै कितने मरे थे तब मैं एक पैदा हुआ था। पप्पू की आँखें शदीद सुर्ख़ी माइल हो रही थी, जबकि पेंचे हुए लब मज़ीद जामुनी रंगत इख्तियार कर गए थे। तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मेरी इज़्ज़त का जनाज़ा निकालना चाहते हो ना? पहुँचो तो ज़रा मुझ तक पहले तुम समेत हमारे इस पे पीर का टैटू न मढ़वा दिया तो मेरा नाम भी वफ़ा नहीं। वो किसी किस्म के दबाव में आए बगैर बस आर-पार करने के मूड में थी। आज वक़्त तुम्हारे हाथ में है ना, वक़्त है तो बदल जाएगा बहुत जल्द। आज तुम्हारा कल मेरा होगा इंशाअल्लाह। फिर पूछूँगी तुमसे तुम्हारी औकात, ये वफ़ा का वादा है, मेरी जो किस्मत में लिखा है ना वो मेरे साथ होकर रहेगा, क्योंकि ये मेरे खुदा का वादा है। अगर मेरी मौत आ चुकी तो मुझे आ जाएगी, मेरे साथ कुछ भी बुरा हुआ होना है तो वो होकर रहेगा, कोई भी मुझे चाह कर बचा नहीं सकता। और अगर मेरे साथ कोई बुरा ना नहीं होना तो तुम जैसे अगर सैकड़ों भी आकर खड़े हो जाएँ ना तो मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकते। फिर मैं पूछूँगी तुमसे तुम्हारी औकात। वो जुनूनी अंदाज़ में चीखने-चिल्लाने पे आ चुकी थी, इतनी ज़ोर से लड़ रही थी कि पप्पू को पूरा यकीन था कि इसकी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें कमरे से बाहर तक जा रही होंगी, और वो यही चाहता था। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। मेरी बुलबुल आपस की बात है, औकात तो कुत्तों की भी होती है, पप्पू को तो की तो इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। दर्द तो नसीब से मिलता है जानेमन, औकात तो फ़िलहाल तुम्हारी भी मुझे तड़पाने वाली नहीं है। आहा! वफ़ा की बेवकूफ़ी और जुनूनी अंदाज़ पप्पू को बहुत खौला था। वो बाहर जाने की बजाय अंदर ही ज़मीन पे चौड़ा होके लेट गया। अब सिर्फ़ इसकी निगाहें वफ़ा का एक्सरा करने में मसरूफ़ थी, जबकि वफ़ा अपनी फ़रार के रास्ते तलाश करने में मसरूफ़। पर्स में पप्पू ने अपने सर के नीचे तकिए के त की तरह इस्तेमाल किया हुआ था, जिसमें वो अपने तमाम हिफ़ाज़ती औज़ार हवेली से लेकर निकली थी। क्या कर रहे हैं ये आप लोग? क्यों मेरी बीवी को अपनी अदालत के मुठभेड़ में खड़ा कर रखा है? वो मेमर को अपने कमरे की खिड़की से चाबुक से मार खाता देखकर भागता हुआ हवेली के पिछली की तरफ बने कब्रिस्तान के सामने बने बड़े से बागीचे में दौड़ता हुआ आया। आँखें हैरत वज़ियत के बाद सुर्ख़ हुई। सामने वफ़ा की नाम की खोदी कब्र देखकर इसने भगाया इस शहर की कुड़ी को। दादी साहिब मुख्तनफ़र से गोया हुई, ये क्यों ऐसा करेगी? इसको कितनी रकात का सवाब मिलेगा ऐसा करके? कामिल के बजाय जावेद धाड़ा इस बेज़र सी लड़की को बहुत बरियत का निशाना बना के क्या हासिल होगा? आखिर बाबा साहिब जाबिर शोर सुनकर भागता हुआ आता है गैराज की तरफ से अपनी गाड़ी पार्क करके। अब आलम इश्तेहाल में बाप से मुखातिब था, जबकि कामिल ने मेमर को अपनी पुश्त के पीछे पनाह दी। ऐसे जैसे महमल से पहले इसकी लाश पे सबको गुजरना पड़ेगा, तब जाके कहीं महमल की ज़ात तक पहुँच सकता है कोई भी। कामिल आगा मुझे बचा ले, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो उसका कोट अपने बेजों में जकड़ते हुए गोया हुई जैसे इसकी पनाह में छुपना चाह रही थी। कामिल तुम बीच में मत आओ, दादी बेगम ने तंबी अंदाज में सख्ती से कहा। मैं बीच में कैसे ना आऊँ, मेरी बीवी है, ये इस हवेली की इज़्ज़त है। वो गुस्से से फट पड़ा। वो तो कुछ बोलती क्यों नहीं? बता कहाँ चली गई वो लड़की? तूने ही मदद की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है। ताई बेगम ने मेमल को हकारा से देखकर
कुछ इस तरह से पीछे से वार किया। मैं महसूस अंदाज में कि मैं मेरे को बालों से पकड़ कर इसका सर दीवार पे दे मारा। पता नहीं तो तुझ हमें तेरी माँ का भी सर कलम करवा देंगे। ताया साया ने बेरहम हुए। बस करें आप लोग, इंतहा हो गई। सर उनकी बख्श दे इस मासूम को। कामिल का जैसे जब जवाब दे गया था। महमल की पेशानी से बाकायदा खून नस रहा था। वो महमल को अपने बाजू में उठाए अंदर की तरफ बढ़ते हुए चिल्लाया, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने महमल ने कामिल के कोट को सख्ती से पकड़ा हुआ था। जब सामने से दादी बेगम आकर रास्ता रोके, दोनों के हाथ हवा में मुल्लक के खड़ी थी। कोयला लाओ, मुझे अच्छे से धकाकर जब इस लड़की की जबान तले सुलगता हुआ कोयला रखा जाएगा, ये तभी बोलेगी। दादी बेगम ने फरमान जारी किया, रहम करें इस पे, ये मर जाएगी। मेरी बीवी अभी कोई जुर्म आयद नहीं हुआ, और जब तक मेरी बीवी के ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं हो जाता, मैं किसी को भी इसके करीब आने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ ये मुजरिम नहीं है, और जिस दिन पता चला कि ये मुजरिम ये नहीं, और दिन भी जो सज़ा मैं दूंगा इसके मुस्तक आप सब लोग होंगे। कामिल ने गुस्से से बेकाबू होते हुए बेलचक लहजे में कहा, बेहतर है कामिल तुम इस वक्त वफा को तलाश करो। ताई बेगम ने इशारा फरमाया, जो कामिल को मस्जिद आपके शोलों के लपेट में ले गया था। वफा को तलाश करने के लिए मैंने पूरा मुलाजिम लगा दिया है, और जाबिर ने अपने चैनल से मुंसलिक काफ़ी लोगों को इस काम पे लगा छोड़ा है। अभी मेरी बीवी को मेरी ज़रूरत है, इसको आप लोगों ने जितना ज़ख्मी करना था कर चुके हैं, अब मरहम लगाने दें मुझे। वो रुका नहीं था। मैं मेरे को कमरे की तरफ लेकर तनफर करना बढ़ चुका था। अफसोस होता है मुझे आप सब लोगों की जहानियत पे। जाबिर ने तासिब भरी नज़र वहाँ मौजूद सभी नफोस पर डाली और अपनी जीप की तरफ वापस बढ़ गया। अब उसको शाहजमान से मिलना था।